हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिंगरप्रिंट क्षेत्र किसे कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सभी चीजों को बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फिंगरप्रिंट क्षेत्र। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास रहेगा का सबसे अधिक महत्व किसी अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम को किसी ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम से तुलना करके उसकी पहचान करना हमारा इसका काम होने वाला है, जिसे हम लोग फिंगर प्रिंटिंग कहेंगे। तो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो हमारे पास अज्ञात यौगिक है, उस अज्ञात यौगिक का किसी ज्ञात यौगिक से तुलना करके उस यौगिक की पहचान करना हमारी फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। ये केवल फिंगर प्रिंटिंग है और फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र किसे कहते हैं उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पर अगर फिंगर प्रिंटिंग की बात होगी तो फिंगर प्रिंटिंग जो होता है वो 1430 से 1910 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स का क्या मतलब है कि यह होता है वेव नंबर। तो वेव नंबर किसे कहते हैं, मतलब तरंग संख्या किसे कहते हैं, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेव है। ये हमारा जब यहाँ पर एक श्रृंग और एक गर्त को मिला करके एक वेव का निर्माण होता है। तो एक वेव मतलब, और फिर इसको हम लोग वेव नंबर का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर कोई है, उस 1 सेंटीमीटर में उपस्थित वेवों की संख्या को हम लोग वेव नंबर कहते हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मतलब इकाई लंबाई में मौजूद तरंगों की संख्या को हम लोग वेव नंबर कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 सेंटीमीटर में ये हो गया 1 तरंग, 2 तरंग, 3 तरंग और यहाँ पर 4 तरंगे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इनवर्स लिखे हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग यौगिकों के हिसाब से अलग अलग उनका वेव तरंग होता है, उनकी तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होती है। तो उसी के हिसाब से हम लोग उसका फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फिंगर प्रिंटिंग वो होता है 1430 सेंटीमीटर से इनवर्स से 910 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। हम लोग वेव नंबर को सेंटीमीटर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, अथवा जो 7 से 11 हमारा म्यू का क्षेत्र होता है, जिसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारे नीचे की ओर दिया गया है वेव नंबर 14, मतलब पूरा दिया होगा 2000 से पूरा 0 से लेकर के, और यहाँ पर हमारे पास ऊपर की ओर दिया गया है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो समरूप यौगिकों के स्पेक्ट्रम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। हमारे पास दो समरूप यौगिक हैं जिनकी आकृति और उनके जो नंबर होते हैं वो समान होते हैं, परंतु वो एक जैसे ही हो ऐसा संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो समरूप यौगिकों के स्पेक्ट्रम बिल्कुल एक जैसे होते हैं यदि उन्हें समान माध्यम से समान परिस्थिति में लिया जाए। ठीक है, उनके मतलब अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम बिल्कुल सेम होते हैं, जब उनकी समान माध्यम तथा समान परिस्थिति में लिया जाए तो उनका 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे के क्षेत्र में बंकन एवं कंपन, सी से सी बॉन्ड और सी से ओ बॉन्ड तथा सी से एन बॉन्ड बंध के तनन कंपन के कारण अनेक अवशोषण पाए जाते हैं। अब यहाँ बस क्या हो रहा है कि हमारे पास जो समरूप हमने यौगिक ले लिया, तो दोनों समरूप यौगिकों का जो होगा उनके मध्य जो बनेगा हमारा वेव नंबर वो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे के क्षेत्र में होगा। यहाँ पर बात की जा रही है बंकन की। तो बंकन होता है यांत्रिकी में एक संरचनात्मक तत्व को जोड़ने तथा मतलब हम किसी जो हमारा कोई भी तत्व होता है जुड़ता है तथा झुकाने के लिए, मतलब कोई हमारा तत्व है जैसे वो मुड़ा हुआ रहता है, कभी कभार इधर उधर घुमा हुआ रहता है, तो वह जोड़ने और झुकाने की प्रक्रिया है जो कि बाहरी बल द्वारा उसमें कि होता है, बाहर के कारण उसमें परिवर्तन होता है उनके आकृति में। तो वही चीज बताई जा रही है कि बंकन होता है कि जब हमारे यांत्रिक कोई हमारे पास यौगिक है तो उसकी संरचना में उसके तत्वों में झुकाव होना, उनका मुड़ना, ये हमारा होता है बाहरी बलों के कारण, जिसे हम लोग बंकन कहते हैं। तो बंकन एवं कंपन जो होता है वो सी से सी बॉन्ड में और सी से ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और कार्बन के साथ नाइट्रोजन बंध के तनन कंपन के कारण अनेक अवशोषण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तनन कंपन की बात हो रही है, तो तनन कंपन भी आप लोग समझ लीजिए। तनन कंपन क्या होता है, जब हमारे पास अणु कोई परमाणु होंगे तो कंपन गति होती है। अब कंपन गति होती है जिसमें परमाणु अपने बीच के बंधन के अक्ष पर गति करते हैं, मतलब हमारे पास जो हमारे पास दिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इनके बीच के बंधन के अक्ष पर ये लोग गति करते हैं, तो जिससे कि बंधन की लंबाई नियमित रूप से बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारे पास कार्बन कार्बन में बंध बना हुआ है तो इन कार्बन कार्बन बंधों में क्या होता है कि ये दोनों बंधों के अक्ष पर गति करते हैं, जिस कारण से इन दोनों बंधों के इनका बढ़ना और घटना होते रहता है।
तो इनके बंधन के तनन कंपन के कारण इनके अवशोषण पाए जाते हैं। मतलब इनका जैसे 1500 सेंटीमीटर से इनवर्स से नीचे का होता है, तो वही बंधन, बंकन कंपन और तनन कंपन के कारण में इनके अवशोषण इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि एक स्पेक्ट्रम में तनन कंपन की अपेक्षा बंकन कंपन अधिक होता है। तनन कंपन जान गए, दो परमाणु हमारे पास रहेंगे तो उनके अक्ष में हमारा जो होगा उनके लंबाई में परिवर्तन होगा, बॉन्डिंग में। तो हमारा जो होता है तनन कंपन की अपेक्षा जो होती है उनके स्पेक्ट्रम में परिवर्तन अपेक्षाकृत बंकन कंपन हमारा अधिक होता है। ठीक है, मतलब उसमें क्या हो रहा है कि बंकन जो कंपन होता है हमारे स्पेक्ट्रम में वो सबसे अधिक होता है। बंकन आप समझ गए होंगे कि जो हमारा जोड़ने जोड़ने और झुकने से जो बाहरी बल के कारण जुड़ाव और झुकाव होता है, तो उसे हम लोग बंकन कहते हैं। तो बंकन कंपन जो होता है हमारे स्पेक्ट्रम में अधिक होता है। यह 1430 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 1430 हमारे वेव नंबर से नीचे के क्षेत्र जो अणु का अभिलाक्षणिक होता है, अतः इसे फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र कहते हैं। तो 1430 सेंटीमीटर इनवर्स से हमने यहाँ बस पहले लिख दिया है। 1430 सेंटीमीटर इनवर्स से 910 सेंटीमीटर इनवर्स के अपेक्षा जो हमारा रहता है वो फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र होता है। क्यों होता है फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र? क्योंकि जो होती है हमारे 1430 से कम में तनन कंपन कम होता है और जो हमारा बंकन होता है वो अधिक होता है। इसलिए हमारे पास 1430 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का क्षेत्र जो होता है अभिलाक्षणिक होता है। अभिलाक्षणिक मतलब विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है। मतलब अभिलाक्षणिक मतलब होता है फीचर्स। फीचर्स अभिलाक्षणिक का इंग्लिश में बोलते हैं फीचर्स। गुण विशेषता, उनके उनके अणुओं में गुणों के हिसाब से उनका वर्गीकरण अभिलाक्षणिक होता है। तो 1430 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम लोग फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1500 सेंटीमीटर से नीचे के जो हमारे पास बंकन कंपन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 से नीचे की जो हमारे होते हैं उनके नीचे में बंकन कंपन होता है। सेंटीमीटर इनवर्स कार्बन कार्बन के बीच में होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होता है। उसी प्रकार से जब हमारा स्तनन कंपन कम होता है और हमारा बंकन अधिक होता है, तो उस पॉइंट से हमारे पास जो 1430 सेंटीमीटर से इनवर्स से नीचे की जो भी हमारे होते हैं अणु यौगिक, उनके जो अभिलाक्षणिक प्राप्त होते हैं उसे हम लोग फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र से प्राप्त कर लेते हैं आसानी से। तो इनमें दो असमान यौगिकों के स्पेक्ट्रम एक से नहीं होते हैं। मतलब हमारे पास कोई असमान यौगिक होंगे तो उनके स्पेक्ट्रम एक से नहीं होते हैं, और जब उनके समरूप होते हैं तब उनके स्पेक्ट्रम में उनके बंकन के आधार पर, उनके बंकन और उनमें जो होते हैं कंपन के आधार पर अलग अलग स्पेक्ट्रम्स अलग अलग प्राप्त होते हैं। जब हमारे पास दो असमान यौगिक होते हैं तो उनके स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग होते हैं, तथा समान क्रियात्मक समूह वाले अणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम 1430 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर एक जैसे होते हैं। मतलब हमारे पास कोई समान क्रियात्मक समूह वाले अणु होंगे तो उनका अवशोषण स्पेक्ट्रम 1430 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर एक जैसा होते हैं। और किंतु जो हमारे 1430 सेंटीमीटर से नीचे अर्थात फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। 1430 से हमारे जो रहेंगे ऊपर की ओर, जो हमारे वेव नंबर है, तरंग संख्या, वो हमारे ऊपर रहेंगे तो हमारे पास जो होंगी उनके जो स्पेक्ट्रम होगा वो समान रूप से प्राप्त होंगी। परंतु जब हमारा उसके 1430 से नीचे की ओर जब फिंगर प्रिंटिंग में अलग अलग होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पास इस क्षेत्र में समान परिस्थितियों में अज्ञात यौगिकों की पहचान उससे स्पेक्ट्रम एवं एक ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम को मिलाकर की जाती है। हमने फिंगर प्रिंटिंग पढ़ा था। फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग देखा था कोई हमारे पास ज्ञात यौगिक होता है तो उससे हम लोग अज्ञात यौगिक का फिंगर प्रिंटिंग करके हम लोग उसकी जो हमारे तत्व की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास परिस्थितियों में अज्ञात यौगिक की पहचान करने के उससे स्पेक्ट्रम एवं एक ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम को मिला करके की जाती है। ठीक है, अज्ञात यौगिक की पहचान। अब इसमें अगर कोई भी चीजें आपको समझ में ना आ रही हो तो केवल और केवल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि सभी चीजों को मैं केवल ध्यानपूर्वक बता रहा हूं जिससे आपको सुन करके याद हो जाए। अगर आपके पेपर में कम नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ज्यादा नहीं लिखिएगा, अगर आपके पेपर में अधिक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ज्यादा लिख सकते हैं फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र के बारे में, और या फिर आप अच्छे से सुन लीजिएगा जिस कारण से आपको ज्ञान होगा और आप अत्यधिक लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि दो प्रतिबिंब रूप, जब हमारे पास दो प्रतिबिंब रूप होंगे मतलब एक जैसे होंगे तो एक ही यंत्र पर बिल्कुल समान परिस्थितियों जैसे प्रतिदर्शी की मात्रा, वेग आदि में भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा विभेदन नहीं किया जा सकता है। मतलब सेम टू सेम हमारे पास प्रतिबिंब रूप रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे पास समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास सेम टू सेम है तो उनका भी हमारे पास उनको पहचानना ही तो हमारा फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है।
जब हमारे पास सेम टू सेम रहेगा तो उनको हम आसानी से हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा तत्व है। तो वही तत्वों को पहचानना, यौगिकों को पहचानना ही तो फिंगरप्रिंटिंग है। तो वही चीज है कि दो प्रतिबिंब रूप एक जैसे रहते हैं तो बिल्कुल समान परिस्थितियां जैसे समान प्रतिदर्शी की मात्रा और वेग आदि में भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा विभेदन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार तकनीकी द्वारा 30 कार्बन परमाणु या उससे भी अधिक कार्बन परमाणु वाले सीधी रेखा वाले एल्केनों को भी पहचाना नहीं जा सकता है। मतलब हमारे पास अगर इसी प्रकार से तकनीकी द्वारा 30 कार्बन परमाणु या फिर उससे भी अधिक कार्बन वाले जो हमारे परमाणु वाले सीधी रेखा वाले जो एल्केन होते हैं, उसको हम ये फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र के द्वारा नहीं पहचान सकते हैं। उसमें इसमें भी कुछ कमियां आ गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रम की सहारा हम लोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रम का सहारा लेते हैं, जो कि फिंगरप्रिंट क्षेत्र को 3 छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र के 3 छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है, उनके वेव नंबर के हिसाब से उनके 3 भागों में बांटा गया है कि किस प्रकार से उनमें अलग अलग संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र, जिसका का मान होता है 1430 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब वेव नंबर तक होता है 1430 से 1350 वेव नंबर तक पहला क्षेत्र होता है हमारा फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र का। तो 1480 सेंटीमीटर एम एवं 1465 सेंटीमीटर एस के पास के क्षेत्र में तृतीयक ब्यूटिल समूह के अवशोषण बैंड पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो 1380 सेंटीमीटर इनवर्स जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, उससे 1365 सेंटीमीटर इनवर्स के पास जो क्षेत्र है उसमें तृतीयक ब्यूटिल समूह होता है। मतलब अगर हमारे पास वेव नंबर अगर उस पॉइंट पर प्राप्त हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें तृतीयक ब्यूटिल समूह है। मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं तो हम लोग उसको ब्यूटिल बोलते हैं। तो वही चीज है, तृतीयक ब्यूटिल समूह के अवशोषण बैंड पाए जाते हैं उस पॉइंट पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि डाई मेथिल समूह 1380 सेंटीमीटर के पास बैंड बनाता है। बैंड मतलब क्या होता है कि आप ऊर्जा बैंड जानते हैं ना, ऊर्जा बैंड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं, वही चीज है ऊर्जा बैंड की अवशोषण बैंड वहां पर पाए जाते हैं। और डाई मेथिल समूह 1380 सेंटीमीटर के पास जो हमारे बैंड बनाता है, ठीक है, डाई मेथिल समूह जो होंगे वो 1380 वेव नंबर के पास जो हमारा बैंड बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावनाएं वहां पर अधिक होंगी। तथा नाइट्रोजन यौगिकों के 2 बैंड में से एक जो होगा 1350 सेंटीमीटर के इनवर्स के करीब जो बंध बनाएगा। ठीक है, हमारा जो नाइट्रोजन यौगिक होगा, मतलब कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, उसमें जो होता है कि 2 बैंड होते हैं उसमें, वैलेंसी बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 2 बॉन्डों में से एक 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब जो हमारा वो बंध बना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारे सेकंड प्रकार होता है जो कि 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको आप चित्र में देख रहे होंगे कि 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमारे स्पेक्ट्रम। तो 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का क्षेत्र कार्बन और कार्बन तनन अर्थात होता है, आपने जान लिया, तनन जो होता है परमाणु के बीच उनके बंधन के अक्ष पर गति करते हैं, जिस कारण से उनके बंधन लंबाई में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग तनन कहते हैं। तो कार्बन के बीच तनन के कारण अल्कोहल, एस्टर, एक्टोन, लैक्टोन अम्ल व एनहाइड्राइड इन क्षेत्रों में अभिलाक्षणिक बैंड बनाते हैं। अभिलाक्षणिक बैंड क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बैंड्स। स्ट्रॉन्ग बैंड मतलब बैंड जो होता है वो विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य जो होती है, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के जो हमारे बैंड होते हैं, यहाँ पर हमारे अल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन अम्ल व एनहाइड्राइड इन क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग बैंड्स पाए जाते हैं, मतलब विशिष्ट गुण प्रदर्शित करने वाले बंध होते हैं। प्राथमिक अल्कोहल में 1350 से 1260 सेंटीमीटर इनवर्स, जब हमारे पास यौगिक का पहचान करना, जब हमारे पास वेव नंबर प्राप्त होंगे 1350 से 1260 सेंटीमीटर इनवर्स का, तो हम उसे प्राथमिक अल्कोहल लेंगे। वह 10 मतलब 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के पास में 2 प्रबल बैंड स्ट्रॉन्ग बैंड बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिनॉल जो होगा वो 1200 सेंटीमीटर के पास अवशोषण करता है। 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के पास जो यह अवशोषण करता है, इस कारण से एस्टर जब हम स्पेक्ट्रम निकालेंगे तो 1200 सेंटीमीटर के पास अगर आएगा तो हम उसे फिनॉल के रूप में यौगिक को पहचान सकते हैं। और जब हमारे पास एस्टरों के 2 प्रबल बैंड 1380 से 1150 के बीच बनते हैं, एस्टर के 2 हमारे प्रबल जो बैंड होते हैं वो 1380 से 1150 सेंटीमीटर
इनवर्स के बीच बनते हैं। जैसे हमारा पास हमारा कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन होता है, तो इनके समूह ईथर समूह जो होते हैं वो कार्बन ऑक्सीजन त्वरण के कारण 1150 से 1070 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य अभिलाक्षणिक अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग हमारे पास वेव नंबर के हिसाब से अलग अलग यौगिकों को पहचाना जाता है, और अलग अलग यौगिकों को पहचान करना ही हमारा जो होता है फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। हमारे पास कोई ज्ञात यौगिक है, हमारे उसी अज्ञात यौगिक के द्वारा हम अज्ञात यौगिक का हम पहचान करना फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है, और उन क्षेत्रों के माध्यम से हम लोग फिंगरप्रिंटिंग को आसानी से यौगिकों को पहचान सकते हैं। अब हमारा आता है सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का क्षेत्र, जो होता है हमारा तीसरा प्रकार फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र का। तो फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र सेंटीमीटर इनवर्स 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का क्षेत्र में क्या होता है कि तो यहाँ पास एथीन हमारे पास प्राप्त हो जाता है। एथीन यहाँ पास हमारे पास बनता है तो में 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर विकृति उत्पन्न होती है, एवं 1970 से 1960 सेंटीमीटर इनवर्स पर सम विपक्षी एल्कीन, मतलब सिस एवं ट्रांस एल्कीन को अलग अलग पहचाना जा सकता है। मतलब हमारे पास अगर सिस रहेगा तो उसकी हमारी 1970 से 1960 के बीच में कोई अलग हमारे पास वेव नंबर प्राप्त होगी। अगर ट्रांस होगा तो उसका वेव नंबर अलग प्राप्त होगा। तो इस अलग अलग हमारे पास सिस और ट्रांस से हम लोग अलग अलग एल्कीनों का वेव नंबर के हिसाब से उनकी पहचान कर सकते हैं। इस क्षेत्र में अधिक मान यह दर्शाता है कि एल्कीन का हाइड्रोजन अणु विपक्ष रूप ट्रांस में है। मतलब हमारे पास अगर अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं तो हम उससे यह पता लगा सकते हैं कि वह किस स्थिति में, सिस में है या फिर ट्रांस में है। उसको भी हम लोग इस हमारे वेव नंबर के थ्रू हम इसको पता लगा सकते हैं। और फिर उसके पश्चात इसी क्षेत्र में मोनो प्रतिस्थापियों की उपस्थिति ज्ञात होती है। मोनो प्रतिस्थापी मतलब हमारे पास मतलब कोई भी हमारे पास ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित हो जाना, निकल जाना, वही मोनो प्रतिस्थापी होता है। तो मोनो प्रतिस्थापियों की उपस्थिति ज्ञात होती है। जैसे बेंजीन के आर्थो मेटा पैरा स्थिति का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी क्षेत्र में पता चलता है। मतलब हमारे पास आर्थो मेटा पैरा स्थिति होती है बेंजीन की, तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसके जो क्षेत्र में पता लगाया जा सकता है। जैसे 750 से 7 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर पर बैंड का आना मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब हमारे पास अगर ऊर्जा नंबर, वेव नंबर की जो हमारे पास अगर 750 से 700 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है स्पेक्ट्रम्स, तो हम लोग उसको मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन की उपस्थिति को हम लोग इससे दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से समाप्त होता है हमारा फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र के प्रकार, उसकी परिभाषा और उसकी सभी डिटेल्स। अगर इसमें कुछ भी चीजें अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और एक बेहतरीन सा कमेंट कर दीजिए जैसा भी आपको वीडियो लगा हो। और इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल में जाकर के फटाक से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके सभी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।